Hello dear students, welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor मुदस्सिर भट्ट। और आज की क्लास में हम लोग जो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में हमने नीट 2024 का फिजिक्स पेपर उसको डिस्कस करना शुरू किया था। In the first video we solved first 15 questions and inshallah in today's class we'll try to solve next 20 questions. तो हम लोग आज inshallah section 1 को खत्म करेंगे and in the third video we'll try to solve inshallah the second part, that is the section B of this paper inshallah. तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द स्टूडेंट्स जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 इज बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे बेसिकली लास्ट ईयर। तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी यू शुड एक्सपेक्ट कि जो क्वेश्चंस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा क्वेश्चन ना वो बहुत टफ आएंगे, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत इजी भी आते हैं। तो यू शुड बेसिकली बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग एंड यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली राइट, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली ऑन ग्रेविटेशन। Question is the mass of a planet is 1/10th. The mass of the planet is 1/10th that of the Earth, and its diameter is half that of the Earth. The acceleration due to gravity on this planet is. तो जो हमारे पास acceleration due to gravity जो g होता है small g, that is equal to gm by r square, है ना। We know that जो g है that is equal to g m divided by r square। फिलहाल हम अर्थ की बात करते हैं, where m is the mass of earth and r is the radius of earth। अब हमें निकालना है g planet, तो we'll call it g dash। So g dash will be equal to g m dash divided by r dash square, right। अब m dash is the mass of the planet and it is given as mass of the planet is 1/10th। So जो m dash है, m dash is m by 10 and जो डायमीटर ऑफ द प्लेनेट है दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज r/2। ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो विल से जो g डैश है, g डैश इज नथिंग बट g दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो चेंज होगा नहीं, m डिवाइडेड बाय 10 इनटू 1 डिवाइडेड बाय r डैश की जगह r/2 स्क्वायर। तो ये 2 ऊपर जाएगा, दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 10 g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। तो g m बाय r स्क्वायर जो है दिस इज स्मॉल g। तो जो g डैश है, g डैश विल बी इक्वल टू 0.4 g। तो लेट्स सी दी ऑप्शंस। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, वैल्यूज दिए हैं सीधा। तो हम लोग क्या करेंगे, विल से 0.4 into 9.8। So 8 4s are 32, 3 carry, 4 9s are 36 and 3 is 39 and we have decimal after 2, so 3.92 meter per second square। So 3.92 meter per second square, that is option number 1 2 3 4। So D is the correct option। तो ये क्वेश्चन जो था बेसिकली प्राइमरीली इट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जहां पे हमने देखा है इट डिपेंड्स ऑन मास और जो रेडियस है, दोनों चीजें हमें गिवन थी प्लेनेट की एंड हमको निकालना था उस प्लेनेट पे g की वैल्यू क्या है एंड g की वैल्यू हमको लेनी थी 9.8 विच इज ऑन दी अर्थ। और हमेशा मेक श्योर कि आप हमेशा g की वैल्यू 9.8 ही लेंगे। अगर मेंशन किया गया है वहां से 10 देन यू कैन टेक इट 10, अदरवाइज g इज ऑलवेज 9.8, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। Next question. This question is basically on kinematics, force and laws of motion। उस पे ये question है। We have a horizontal force of 10 Newton is applied to a block A। हमारे पास दो blocks है, ये A है ये B है, इस पे लग रहा है force 10 Newton as shown in the figure। The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively। The blocks slide over a frictionless surface, so there is no friction, so friction is 0। The force exerted by block A on block B is। तो हमें बताना है ये जो block A है ये B पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे ये एक ब्लॉक है, इसका है 2 kg मास, इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है फोर्स F।
अब ये ब्लॉक, क्योंकि इसकी साइड में एक और ब्लॉक है, इसको मैं थोड़ा सा फिलहाल दूर बना रहा हूं ऐसे करके, तो ये ब्लॉक इस पे फोर्स देगा और ये ब्लॉक इस पे वापस उतना ही फोर्स देगा, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। सपोज मैं उसको बोलूंगा एफ ए बी। अब जो टोटल सिस्टम है, टोटल सिस्टम का जो है मेरे पास अगर आप देखेंगे मास जो है दैट इज 5 kg, तो जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का दैट विल बी एफ डिवाइडेड बाय एम टोटल। एम टोटल मेरे पास है 2 + 5, सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 by 5 एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अब इसका हमको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि जितना फोर्स है इस पे लगाएगा उतना फोर्स वापस इस पे लगेगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह से, ये है 2 kg, यहां से लग रहा है इस पे 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पे कुछ फोर्स है जो कि हमको निकालना है, उसको हमने एफ ए बी बोला है, और उसके बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, राइट। तो हमको ये फोर्स निकालना है एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट जो है, एफ नेट होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट होगा दिस माइनस दिस, दैट इज 10 माइनस एफ ए बी, 10 माइनस एफ ए बी इक्वल टू 2 इंटू 2, बिकॉज एक्सेलरेशन है 2 तो दैट इज 4। तो जो एफ ए बी है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 माइनस 4 इक्वल टू एफ ए बी, so that is equal to 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन फोर्स जो है वो लगेगा, दैट इज दिस। Either you can directly take it 3 into 2 that is 6। तो ये एक प्रॉपर बेसिक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली ऑन एफबीडी। अगर आपको एफबीडी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि जो नेट फोर्स होता है वही होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे उसको यूज करके यहाँ पे ये फोर्स निकाला। क्यों? यानी कि जितना फोर्स ए लगाएगा बी पे उतना ही फोर्स लगाएगा बी वापस ए पे, तो वही हमको निकालना था एंड दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्वेश्चन है अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइकिल ए बी सी डी ए। तो ये हमारा पाथ है ए बी, इधर से फिर इधर से फिर इधर से और फिर इधर से। वैल्यूज जो है गिवन है, पीवी डायग्राम है ये, बिकॉज दिस इज प्रेशर दिस इज वॉल्यूम, सो दिस इज अ पीवी डायग्राम। एंड जब भी हमारे पास पीवी डायग्राम होता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क, सो वर्क डन होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और वी कैन सिंपली से पी इंटू वी। तो पी इंटू वी जो है ये हमारे पास वर्क निकलता है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, वी हैव टू सी द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है 4 पाथ्स हमारे पास, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 4 पाथ्स हमारे पास है इस सिस्टम के, और यहां पे हमको निकालना है इस पाथ का वर्क डन। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन फॉर बीसी। तो बीसी के लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो व्हेनेवर वी स्टडी फिजिक्स, व्हेनेवर वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोहरिक, एडियाबैटिक, राइट। ये सारी चीजें जो है ये सारी प्रोसेसेस हमको पढ़नी पड़ती है। यस, आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अब यहां पे हम लोगों को बीसी निकालना है, बीसी का वर्क डन निकालना है। बट इफ यू सी एट दिस, बीसी पे वी की वैल्यू है कांस्टेंट, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बीसी जो है, बीसी इज बेसिकली आइसोकोहरिक प्रोसेस, वॉल्यूम सेम है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम सेम है तो मतलब जो डीवी है दैट इज चेंज इन प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन जो है दैट इज सिंपली 0, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0 जूल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है, तो आइए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ए है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहला स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि जो एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हमारे पास है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उनमें जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है atoms of each element are stable, atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum। तो सारे एलिमेंट्स जो है, हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो स्टेबल है एंड दे emit their characteristic spectrum, वो अपना स्पेक्ट्रम जो है उसको emit करते हैं।
अब हमें देखना है ऑप्शंस में, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट वी हैव टू डू इज वी प्राइमरीली हैव टू डू वन थिंग, हमें जो है इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। बिकॉज कभी कभी जो है ना, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसी चीजें बताई जाती हैं जहां पे हम लोगों को अक्ल के घोड़े थोड़े से दौड़ाने पड़ते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जो है ना होने वाले। देखिए, atoms are electrically neutral, no doubt about it, because they have equal number of positive charge and negative charge. तो statement 1 is correct. अब statement 2 लिखा है atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. ऐसा नहीं होता है, कई बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स जो है ना वो स्टेबल है, लेकिन सब के सब जो है ना हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट जनरलाइज इट, राइट। वी कैन से ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम लोग जो है ना, जब ऐसा स्टेटमेंट्स आते हैं तो दे आर कॉल्ड जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स, ये हर एक चीज पे लागू हो रहे हैं, बट वी कैन नॉट से दैट। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। So let's see the next question. Okay, this question is from radioactivity. If the nuclear emissions stated below, the mass number and the atomic number of the product Q respectively are. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, तो हमें बताना है कि इसमें जो Q है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट, इस Q का एटॉमिक नंबर क्या होगा और इस Q का जो है मास नंबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, राइट। दिस इज Z and this is A, तो ये हमें निकालना है। अब जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा डीके, दैट इज बेसिकली हीलियम 24, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो Z-1 और जो मास नंबर है दैट रिमेन सेम। E नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो बढ़ेगा, ऐसा सीन जो है यहाँ पे होने वाला, ठीक है ना, बीटा डीके। अब यहाँ पे हमारे पास है 82 290, तो हीलियम जो है यहाँ पे जो Y है, हीलियम डिके हुआ तो यहां से 2 निकलेंगे, यहां से निकलेंगे 4, तो 286, राइट। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे है E पॉजिटिव, E पॉजिटिव का मतलब यहां पे आएगा 81 286, बीटा माइनस दैट इज 82 286, E नेगेटिव तो एक कम होने का है तो दैट इज 81 286, तो यहां पे आएगा आंसर 81 286। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर 81 286। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली ऑन रेडियो एक्टिविटी इमिशंस के बारे में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड ये जो है बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली, एंड क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो चेक किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखिए, अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, वी हैव अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ आ गया। अब एक पार्टिकल जो है इसी में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। तो पार्टिकल जो इसमें गोल गोल घूम रहा है, सपोज ये इसका सेंटर है। अब बोला गया है कि अगर ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन है, तो क्या होगा, इज देयर अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो सर्कुलर मोशन है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बेसिकली होगा वेक्टर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इन द सेम वे यहाँ पे पूछा गया अबाउट एक्सेलरेशन, वो भी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर में क्या होता है, वी नो दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है, एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर होती है, सेंट्रीपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं। सो वी हैव हियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेसिकली ये एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो गोल गोल घूमता है और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे यहाँ पे अगर पार्टिकल है, इफ पार्टिकल लाइज हियर, तो यहाँ पे ये पार्टिकल चाहेगा इधर घूमना, लेकिन सर्कुलर मोशन इसको यहाँ खींच रही है, तो विद द रिजल्ट पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अपनी टेंडेंसी इसकी इधर, लेकिन घूम रहा है ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे ये इधर घूमने का कोशिश करेगा और इधर जो है ये इधर घूमने की कोशिश करेगा।
तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई, दैट मींस इट हैज अ वेरिंग वेलोसिटी। ये हो गया नंबर 1। सेकंड, एक्सेलरेशन तो है ही ऑलरेडी, वो चेंज हो रही है हमेशा, तो दैट मींस इट हैज वेरिंग स्पीड एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। तो दैट मींस फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन जो भी है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेसिकली प्राइमरीली अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जहां पे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो चेक किया जाएगा कि आपको सर्कुलर मोशन में कितना आता है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन जो है प्रिज्म पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a light ray enters through a right angle prism। तो ये राइट एंगल प्रिज्म है, मतलब यहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। With an angle of incidence 30 degree as shown in the figure, it travels through the prism parallel to its base। That means यहां पे जो है लीस्ट डिविएशन हो रही है, तो ये दोनों जो है पैरेलल है आपस में। एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC। तो लाइट यहां से इमर्ज हो रही है, तो अगर लाइट यहां से इमर्ज हो रही है तो मतलब ये एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। The refractive index of the prism is, हमें निकालना है प्रिज्म का refractive index, right? तो we have to find out mu। तो mu हमें निकालना है। अब आप देखिए, ये अगर इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, तो लेट्स से दिस इज R1 और इसको हम लोग बोलेंगे R2। हमें mu निकालना है। इस क्वेश्चन में जब भी हम लोग प्रिज्म पढ़ते हैं तो वी नो दैट जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ये होता है बराबर R1 प्लस R2। अब A जो है 90 डिग्री है, सो 90 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो R2 है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस R1। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये थोड़ी देर के बाद हमें यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। तो वी विल यूज स्नेल्स लॉ। एंड यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि प्रिज्म है, तो पहला होगा AB। तो पहले हम AB सरफेस पे जो है स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो यहां पे क्या होगा, साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1 इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। अब क्योंकि ये एयर है तो म्यू की वैल्यू होगी 1, तो यहां पे बनेगा म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस है, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ, sorry, this is mu1 into sine of I1, sorry, sine of I1 equal to mu2 into sine of R। अब mu1 हमारे पास जो है, sin I हमारे पास 30 है, so this is 1 into sine of 30, तो sine of 30 दैट इज इक्वल टू μ2 जो हमें निकालना है साइन ऑफ R1। अब साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R1, और वी कैन से साइन ऑफ R1 इक्वल टू 1/2 म्यू, है ना। यहां पे μ1 जो है वो 1 है और μ2 जो है दैट इज म्यू, दिस इज म्यू जो हमको निकालना है। तो साइन R1 जो है दैट इज इक्वल टू μ/2, ये हम लोग फिलहाल याद रखेंगे। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसको क्या करेंगे। अब मैं इस डायग्राम को रफली यहां बनाने की कोशिश करता हूं फिर से। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज पैरेलल टू बेस और दिस इज द इमर्जेंट रे। ये नॉर्मल और यहां से एक और नॉर्मल, तो ये एंगल है 90 डिग्री का और ये एंगल जो था हमारे पास 30 डिग्री का था। दिस वाज A, दिस वाज B, दिस वाज C। हमें मिला साइन ऑफ R1, साइन ऑफ R1 वाज इक्वल टू 1/2 म्यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट AC। अब मैं क्या करूंगा, मैं AC सरफेस पे जो है इस स्नेल्स लॉ को यूज करूंगा। तो आई से म्यू इनटू साइन ऑफ R2, ये वाला एंगल, इक्वल टू म्यू 1 इनटू साइन ऑफ 90, जो कि मेरे पास फिलहाल 1 है, ये भी 1 है। तो म्यू इंटू साइन ऑफ R2, R2 के बदले मैं लिख सकता हूं 90 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 1। साइन 90 माइनस R1 जो दैट इज कॉस, तो ये बनेगा कॉस ऑफ R1
equal to 1 by mu. Let's call this equation number 1 and let's call this equation number 2. अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2. तो 1 और 2 इक्वेशन को मैं स्क्वायर और ऐड करूंगा तो आई विल गेट साइन स्क्वायर r1 प्लस cos स्क्वायर r1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 के बराबर. सो 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 म्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय म्यू स्क्वायर. तो 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू की पावर 4. तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा. सो 4 म्यू टाइम्स म्यू की पावर 4 इक्वल टू 5 म्यू स्क्वायर. तो यहां पे क्या होगा, म्यू स्क्वायर और स्क्वायर के साथ कैंसिल. सो वी विल गेट, सो आई विल गेट 4 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 5. तो जो म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 4. तो जो म्यू है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, म्यू इक्वल टू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. तो नाउ लेट्स चेक दी ऑप्शंस, विल गो बैक. सो रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द सेकंड ऑप्शन. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के बारे में. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो सरफेसेस पे अलग अलग क्या चलाया, स्नेल्स लॉ. तो वहां से हम लोगों को कुछ रिलेशंस मिलेंगी और वहां से हमने और एक कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म जो है दैट इज इक्वल टू r1 प्लस r2. ये हमको याद रखना है. ये हम ऑलरेडी जो है प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा. सो दिस फॉर्मूला वी यूज, जो हम लोग 10th में भी पढ़ाते हैं. तो a इक्वल टू r1 प्लस r2 वो हमने यहाँ पे यूज किया और इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है ना. तो दिस क्वेश्चन इज अ बिट गुड क्वेश्चन, वी कैन से मॉडरेट क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता था. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ वर्नियर कैलिपर, उसमें n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. ठीक है. तो n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n मेन स्केल डिविजन्स. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, the vernier constant is. तो जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD, दैट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है ना. पहले मैं चेक करूं कि ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो दैट इज MSD माइनस VSD. अब MSD जो है, यहां पे अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन से, अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, इफ यू गो टू दिस इक्वेशन, ये जो VSD है, तो VSD इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 MSD. बिकॉज n+1 VSD यहां पे दिखा गया, n+1 VSD जो है वो n MSD से कोइंसाइड कर रहे हैं. तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन. तो 1 VSD इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 MSD. अब मुझे निकालना है वर्नियर कांस्टेंट. वर्नियर कांस्टेंट होता है बराबर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. तो आई विल से MSD एज इट इज माइनस VSD. VSD इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 इनटू MSD. अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक MSD कॉमन. तो जब मैं मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लूंगा, सो आई विल गेट 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1. अब ये बनेगा मेन स्केल डिवीजन इंटू n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1. तो यहां पे क्या होगा, n और n कैंसल. तो विल गेट वर्नियर कांस्टेंट VC जो है, VC विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n+1 MSD. दिस इज व्हाट वी गेट. तो वर्नियर कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू MSD डिवाइडेड बाई n+1. अब लेकिन यहां पे लिखा है
कि जो MSD है 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर एंड हमको निकालना है VC इन सेंटीमीटर। तो जो वर्नियर कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ सेंटीमीटर 1 MSD के बदले 0.1 मिलीमीटर, सो 0.1 मिलीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n+1। अब हम देखेंगे ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब यहां पे अगर ये 0.1 है तो जब ये नीचे जाएगा इट विल बी 1/100, तो यहां पे क्या आएगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू n+1। तो दिस इज द वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 n+1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमने क्या किया था, जो रिलेशन हमको गिवन थी दैट इज n+1 MSD जो है n+1 MSD इक्वल टू n MSD, ठीक है। तो फिर हमने यहां पे क्या करा, जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, वर्नियर कांस्टेंट होता है बराबर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। और हमने देखा पहले वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन के बीच का जो कोई रिलेशन बना वो हमने देखा, फिर उसके बाद हमने उसको यूज किया। बट रिमेंबर दिस, यहां पे लिखा है वी हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो इस पे आपको जरूर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से यहां पे इसको कन्वर्ट नहीं किया तो यू विल गेट 1/10, ठीक है ना। तो वैसा कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास, तो यू हैव टू चेक दैट कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर सिंपली, ठीक है ना, क्योंकि वहां से पूछा नहीं गया। तो जब तक कोई चीज पूछी ना गई हो आप उस चीज को खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू शुड बी हैविंग अ पॉइंट कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे भी हमको जो निकालना था वी हैव टू फाइंड इट इन सेंटीमीटर, इसलिए हमने 0.1 मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is from optics, light. If the monochromatic source in a Young's double slit experiment is replaced by white light, अगर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स को जिसका सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ जो भी चीजें होती है इंटेंसिटी वगैरह, अब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय व्हाइट लाइट। तो हम उसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन। अब चार ऑप्शंस आपके पास है। इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर, देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, there will be a central bright fringe, white fringe surrounded by few colored fringes, all bright fringes will be equal width। तो देखिए क्या होगा, हमको पता है जो बीटा होता है ना, बीटा होता है बराबर लेमडा डी डिवाइडेड बाय डी, where d is the screen distance और ये होता है फ्रिंजेस का आपस का जो width है। अब आप सेंट्रल फ्रिंज में जब करते हैं तो सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे, तो सारे के सारे जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो वहां पे कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यू गेट दी सेंट्रल ब्राइट। लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पे वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, तो हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ है। तो व्हाट विल हैपन इज इस सेंट्रल फ्रिंज के बाद जो भी आपके फ्रिंजेस बनेंगे वहां पे कलर एलिमेंट जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कलर, व्हाइट लाइट जो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो हर एक कलर जो अपना पार्ट प्ले करेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा ही बनेगा एंड इट विल बी सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो इसमें कुछ फ्रिंजेस जो है ना वो कलर्ड होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड करता है एंड लैम्डा मींस वेवलेंथ, तो हर एक कलर का जो है अपना अपना वेवलेंथ है। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऑप्टिक्स पे ही है, फोटॉन्स के बारे में इसमें कुछ पूछा गया हमसे। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है फ्री स्पेस में वो c है, जो कि हमको पता है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर, तो यहां पे फोटोन के बारे में जो है 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन 5 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि जो ऑप्शंस है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, तो हमें हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, हर एक गिवन चॉइस को पढ़ना पड़ेगा, देन वी कैन से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट्स नॉट समथिंग कि वन चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस है तो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। इफ यू सी लुक एट द ऑप्शंस, इट इज ए एंड बी, ए सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ए बी डी एंड डी, तो मल्टीपल ऑप्शंस है तो इसलिए सबको पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वी नो दैट h के बराबर होता है, ये तो है सही। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, ये तो वहीं से बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो c है, बिकॉज फोटोन जो है वो लाइट, जो लाइट है सॉरी वो फोटॉन्स की बनी होती है, तो जो लाइट की स्पीड है वही फोटोन की स्पीड है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन collision both total energy and total momentum are conserved, that is true.
फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, नो। फोटो, अच्छा एक और था, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h न्यू बाई c, दैट इज करेक्ट। फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, फोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, C इज करेक्ट, D इज करेक्ट। फोटोन जो है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है, तो फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब फोटोन से आपके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब जो ई ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, बाकी जो चार ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो दैट इज सेकंड वन, ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। रिमेंबर दिस कि फोटोन जो है, फोटोन के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है इसके पास। ओके नेक्स्ट, हमेशा ये मैंने इसीलिए रखा था इसको बोलने के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है अबाउट लॉजिक गेट्स। The output y of the given logic gate is similar to the output of a or n AND gate, OR gate, NOR gate, NAND gate, right? अब आप देखिए यहां पे हमारे पास a है, तो इधर से भी a, इधर से भी a, तो दिस इज a into a, that is a। अब यहां डॉट लगा है, बबल है, तो दिस इज a बार। अब ये और है तो इसको नॉर करेगी, तो दिस इज b बार। अब यहां पे क्या होगा, और के बदले नॉर, तो y जो है y विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार होल बार, a बार प्लस b बार होल बार। एंड डी मोइरेज थ्योरम के हिसाब से दिस विल बी a डबल बार डॉट b डबल बार। एंड डबल बार का मतलब सिंपल कुछ भी नहीं, बिकॉज a का नेगेटिव फिर नेगेटिव का नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, तो दैट मींस ये आएगा बराबर a into b, so that is multiplicative gate and that is the AND gate, option number D। ये जो बबल होता है ना, बबल का मतलब होता है नॉट, ये आपको याद रखना है, इट मींस नॉट। तो जो भी आपको यहां से गेट से पता चलेगा उसको आपको उल्टा करना है। तो ये AND गेट है, a into a, तो नॉट है तो a बार, ये हमारे पास और था b प्लस b b, बट यहाँ पे बबल है तो b बार आएगा। फिर b, a बार और b बार को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज a बार प्लस b बार, लेकिन यहाँ फिर से नॉट है तो यहाँ आएगा a बार प्लस b बार, क्योंकि बबल है तो फिर से बार, तो यही बना फिर a डबल बार डॉट b डबल बार, दैट इज a बार, सॉरी दैट इज a into b, सो दैट इज द AND गेट। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो है एटॉमिक फिजिक्स के रिलेटेड कुछ इसका ताल्लुक है। मैच लिस्ट a विद लिस्ट b, तो हमें क्या करना है ना, इन दोनों को आपको मैच कराना है। Spectral lines of hydrogen for transitions from, this is the wavelength, N2 is equal to 3 to N1 equal to 2, N2 equal to 4 to N1 equal to 6, N2 equal to 5 to N1 equal to 2, N2 equal to 6 to N1 equal to 2। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिशंस हो रही हैं फ्रॉम 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2। तो दिस इज बेसिकली अ बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर सीरीज में जो एंड पॉइंट है वो 2 होता है, तो दिस इज बेसिकली अ बाल्मर सीरीज। अब यहां पे चूंकि अगर आपको नहीं पता एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं, तो यहां पे लगता है शायद हम फंस गए कहीं से, लेकिन वी नो दैट जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आपकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम होगा। तो व्हेन वी गो फ्रॉम 6 to 2, व्हेन वी गो फ्रॉम 6 to 2, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो एनर्जी है फ्रॉम 6 to 2 दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम 5 to 2, देन 4 to 2, देन 3 to 2। एंड वेवलेंथ जो इसका उल्टा होगा, तो मतलब 6 to 2 में सबसे कम वेवलेंथ वो कौन सी है, दैट इज 410। तो मतलब डी का जो है ना, डी का 1 आ गया, डी का 1, दैट इज तो ओनली ऑन, ये हो गया सीधा खत्म, और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब आप देखो डी में 1 है, सी में सेकंड है, इसके बाद फिर बी में तो 4 होगा, फिर बी में 4 है, देखिए बी में 4 है, एंड ये हो गया 1। तो दैट इज द बाल्मर सीरीज एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को ये रिलेशन याद रखनी है कि जो एनर्जी है और जो वेवलेंथ है, दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप, उनका रिलेशन जो है, उनका जो रिश्ता है वो उल्टा है, ठीक है ना। तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड विद दैट कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन जो ना बहुत आसान हो गया, एंड हमने इसको ना मतलब यू कैन फिनिश इट इन 30 to 40 सेकंड्स, राइट।
तो 4 मिनट इसका वेट करने की जरूरत है, इस पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन बहुत आसान है। A thin flat circular disc of radius 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक डिस्क है, वी हैव अ थिन फ्लैट डिस्क, ठीक है ना, जिसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग ना इज्जत से पानी के ऊपर रखते हैं, ये यहां से पानी है। If the surface tension of water is 0.07 न्यूटन पर मीटर, जो सरफेस टेंशन है पानी का that is 0.07 न्यूटन पर मीटर, then the excess force required to take it away from the surfaces। तो हमको बेसिकली यहाँ पे फोर्स निकाल, ठीक है ना, जो सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये डिस्क है तो 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस, फोर्स निकालना है तो फोर्स आएगा बराबर T इंटू 2 पाई आर। जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। T कितना है? T हमारे पास है 0.07, दैट इज 0.07 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू R। R कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो 0.07 है, आई कैन पुट इट 7 बाय 100 इंटू 6.28 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100, right? Okay, now let's see what we can get. So this is 7 into 4.5, तो 5 7s are 35, 3 कैरी, 7 4s are 28 और 31, एक के बाद डेसिमल है, इंटू 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनको हमें मल्टीपल करना है इसके साथ, ठीक है ना। तो दिस इज 6, दिस इज 30, तो 190 के आसपास जो है ना इसका आंसर आना चाहिए। इट शुड बी लाइक 190 के आसपास, बट इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 31 है और 6 है, तो 31 6 1 6 6 3 80, तो 19 कुछ आसपास। यहाँ पे ऑप्शंस भी जो है ना वो भी इसी के सराउंडिंग में, तो वी से दैट इट बी 98 198। तो ये हो जाएगा हमारे पास 198 इंटू 10 टू द पावर -4, so that will be equal to 19.8 into 10 to the power -3। तो अगर ये -3 है तो that means मिली न्यूटन, so this is 19.8 milliNewton, that is option number 1। so this is the correct option, that is option number 1, 19.8 milliNewton। सिंपल आपको जो है सरफेस टेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द लेंथ F डिवाइडेड बाय L। सर्कुलर डिस्क है तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 2 पाई r, तो उसको हम लोग जो है यहां पे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज NP बाय NS। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है दैट इज NP divided by NS, number of turns in the primary coil divided by number of turns in the secondary coil, that is equal to 1/2. The ratio of VS, that is voltage secondary divided by voltage primary, ये हमको देखना है। And we know that voltage जो होता है इनका बराबर ये इसका उल्टा होता है, VS divided by VP will be equal to NS divided by NP, so that is equal to 2 divided by 1, so 2 divided by 1 is option number 2, this is the correct option। ये तो बहुत सिंपल है, you have to use the transformer ratio जिसको हमने बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है वो हमको यूज करना है, एंड दैट विद दैट जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन जो है ना, the maximum elongation of a steel of wire 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young's modulus is respectively are this। तो हमें निकालना है elongation, तो we have to find maximum elongation, that is we have to find delta L max, ये हमको निकालना है। L हमारे पास है 1 मीटर,
और उसके बाद हमें दिया है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट जो है, इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस के बराबर होता है। एंड स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू 8 इंटू 10 टू द पावर 8, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8। ये स्ट्रेस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस होता है बराबर 2 इंटू 10 की पावर 11। एंड वी नो दैट जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस होता है बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सिंपल। तो स्ट्रेस हमें गिवन है कितना, स्ट्रेस इज गिवन एज 8 इंटू 10 की पावर 8। स्ट्रेन होता है बराबर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। 2 1 जा 2 4 जा, तो डेल्टा एल हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा एल इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, सॉरी इंटू 4। तो L इज गिवन एज 1 मीटर। तो जो डेल्टा L है, डेल्टा L और डेल्टा L मैक्सिमम जो है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। दैट इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। तो ये जो है, ये हमारा आंसर होगा, ये हमें क्वेश्चन करना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आपको निकालना है मैक्सिमम इलास्टिक, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो जो इलास्टिक लिमिट है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था ना, इट वाज वेरी इजी। अगर हम देखेंगे ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो मतलब गिने चुने क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको थोड़ा सा जो है ना दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू सी दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस पे बहुत आसान है, जिनको हम लोग जो है ना वी कैन फिनिश देम लाइक इन वन गो। तो उतना टफ नहीं था ये पेपर, तो आई थिंक इसीलिए शायद जो है ना इसकी कट ऑफ भी जो है ना बहुत हाई गई, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली वेरी इजी, बट हाँ कभी कभी जो है ना, अगर आप पुराने पेपर्स भी देखेंगे तो यू विल ऑलवेज सी दैट इट इज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं व्हिच आर बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड। एंड रिमेंबर व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टशन में फॉर्म भरते हैं, घर वालों के डर से फॉर्म भरते हैं, और जो फिर प्रिपरेशन के लिए ना सीरियस नहीं होते। एंड इफ यू आर नॉट अमंग दोज, देन रिमेंबर कि वैसे लोग बहुत कम होते हैं जो राइट ट्रैक पे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे, तो यू शुड फील लकी कि आप लोग जो है इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड यू शुड वर्क हार्ड, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी हमारे पास है 2-4 महीने। वर्क हार्ड एंड मे बी इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू, ठीक है ना। बट रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही आता है, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज आल्सो बेसिकली अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A thin spherical shell is charged by some source। हमारे पास एक शेल है जिसको हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी सोर्स से जो हमको नहीं पता है। The potential difference between 2 points C and P। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक सेंटर है C और ये पॉइंट P है। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये एक शेल है, तो शेल में क्या होता है, जो पोटेंशियल एट दी सेंटर होता है वही पोटेंशियल VP पे होगा। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो VC माइनस VP जो है ये 0 के बराबर होगा। सिंपल, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 मार्क्स आपके जेब में, आंसर इज 4। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं अभी बता रहा था, कभी कभी डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो आप इन क्वेश्चंस को ना बिना देखे सॉल्व करेंगे, मतलब बिना पेन उठाए आप जो है ना इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10th क्लास के बच्चे भी जो है इस क्वेश्चन को आंख बंद करके करते। ठीक है, देखिए, वायर ऑफ लेंथ L, हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L और रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम का, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो इसके 10 हिस्से हो गए। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, कुछ भी लेंथ है वो L है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 100 ओम का। इसको हमने किए 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए इक्वल है। तो अगर 100 ओम रेजिस्टेंस है तो 10 हिस्से हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10 10 10 10 10 10 10 एंड 10। अब जो पहले 5 है, ये वाले 5 भाई साहब जो है, इनको हमने करना है सीरीज में कनेक्ट। एंड वी नो दैट अगर हम इक्वल रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है आर एस, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स आर। अब n की वैल्यू है 10, सॉरी n की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 10, तो 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो आर एस आ गया हमारे पास 50 ओम। अब जो नेक्स्ट वाले 5 साहब है, ये वाले जो 5 साहब है, इन 5 साहबों को हमको करना है पैरेलल में ऐड। And we know that when you have equal resistors, n number of equal resistors which are connected in parallel, तो हम बोलते हैं कि जो Rp होता है, Rp होता है बराबर R डिवाइडेड बाई n। अब R मेरे पास है 10, n मेरे पास है 5, तो ये आएगा 2 ओम। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि अब इस Rs और Rp को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर मैं Rs और Rp को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मुझे इनको सीधा ऐड करना है। So that is equal to 50 plus 2. So that is equal to 52 ohm. देखिए हलवा सवाल था ये, कुछ भी नहीं करना है इसको, बेसिक सवाल है, नीट में पूछा गया है, 4 मार्क्स है इसके। ठीक है, तो आंसर इज 52। आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल पे भी जो है ना कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चूंकि हम लोग कभी कभी गलती से ना हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश में आते हैं, उसके खराब में आते हैं, एंड देन वी बेसिकली फॉरगेट अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू। ठीक है ना, आप हाई लेवल पढ़ो जितना पढ़ना है, बट मेक श्योर कि आप जो बेसिक्स हैं ना उनको क्लियर करो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक शायद आप अच्छे से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये तो इसी के लिए रखा गया था और उसमें कुछ खास था ही नहीं। ओके, a tightly wound 100 turns coil of radius 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कॉइल है जिसके हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज इक्वल टू 100, और उसका जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। एंड इसमें जो करंट है I, दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। अब क्या पूछा गया हमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हमें सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी नो दैट अगर एक कॉइल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है बराबर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। अब क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम बोलेंगे बी n, दैट इज ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई 2R। अब n की वैल्यू पुट करो, n की I की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट दिया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये वहीं से केवल है। तो B जो है दैट विल बी इक्वल टू B सेंटर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 100 इंटू करंट हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 2, एंड रेडियस हमारे पास R जो है दैट इज इक्वल टू, रेडियस कितना केवल है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। तो दिस इज 4, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, so this is 2 into 22 by 7 into 10 to the power minus 7 into 100 into 7 divided by 0.1। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, 0.1 ऊपर चलेगा तो 10 बनेगा, तो दिस इज 44 into 10 minus 7 plus 3, that is 44 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला में आएगा। सो दिस इज 4.4, यहाँ पे देखा यूनिट देखो मिली में, तो 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 3 का मतलब मिली, दिस इज 4.4 मिली टेस्ला। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना बेसिक, अगर आपको फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2R। तो उस फॉर्मूला को यूज करके जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट बी। तो यहाँ पे भी हम लोगों को लिस्ट को जो है ना वो मैच करना है। वी हैव मटीरियल्स, मैग्नेटिक मटीरियल्स, वी हैव डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। अब नॉन मैग्नेटिक जो है, नॉन मैग्नेटिक का जो ससेप्टेबिलिटी है वो 0 होगा, मतलब डी जो है, डी का आंसर शुड बी 1, डी शुड बी 1, तो ये डी होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम है, डी जो 1 है वो 2 में है, तो इधर भी है और इधर भी है, मतलब हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज सी। तो बी के साथ 3 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इधर भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब पहला है डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन -1, सो दैट इज दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको वी कैन सॉल्व इट आउट। तो यहां पे क्या होगा, जो इसका आंसर है दैट विल बी ए, सीधा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए आएगा हमारे पास फर्स्ट ये वाला, फेरोमैग्नेटिक के लिए बी है, ये है, पैरामैग्नेटिक के लिए दैट इज बेसिकली ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि उनका कुछ छोटा सा नंबर होता है, एंड नॉन मैग्नेटिक का तो 0 0, तो इसके लिए कोई आंसर, मतलब इसका लिए फर्स्ट वाला है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। तो सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व करता है। A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega. तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड रोटेशंस पर मिनट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, टेंशन हमारे पास टी है और टेंशन इज टी। इफ द स्पीड बिकम्स टू ओमेगा, तो ये हमारे पास स्पीड है, लेट्स से ओमेगा 1 इज ओमेगा एंड ओमेगा 2 जो है दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा। हमको निकालना है टेंशन क्या बनेगा। अब जो टेंशन है, टेंशन का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया T1, और जो T2 होगा दैट विल बी इक्वल टू एम एल ओमेगा 2 स्क्वायर। अब जो ओमेगा 2 स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो T2 हमें निकालना है, तो T2 जो है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1, दैट इज 40, तो इसको हमने T माना है, तो T2 जो है दैट इज इक्वल टू 40, क्योंकि यहां पे हम लोग जो है एंगुलर स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो जितना वो तेज तेज घूमेगा उतना टेंशन बढ़ेगा। तो इन दिस वे वी कैन से कि उसका जो टेंशन है वो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, राइट। तो ये था बेसिकली, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, द सेक्शन ए, जिसमें हमने जो है 35 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं अबाउट नीट 2024 फिजिक्स का जो पेपर था। अभी तक जो हमने देखा, आपने भी देखा होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो लोग कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ दिस 35 क्वेश्चंस 4-5 ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे आपको लगा कि थोड़ी सी जो है ना हार्ड वर्क की जरूरत है। अदरवाइज 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप बेसिक से बेसिक समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा भी कॉन्सेप्ट है तो आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उतना कुछ खास जो है ना उन क्वेश्चंस में दम नहीं था। इवर प्राइम जैसे हमने भी रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देखा, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखा, शेल है तो यूनिफॉर्म शेल है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ऐसे हमने कई सारे देखे, ट्रांसफार्मर रेशो हमने देखा, ग्रेविटेशन का हमने क्वेश्चन देखा था, फोर्सेस का हमने क्वेश्चन देखा था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये इस बात को जहन नशीन कराते हैं हमें कि नीट का जो पेपर है दिस इज अनप्रेडिक्टेबल पेपर, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना स्ट्रांग है, अच्छे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी डर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सेक्शन बी, जिसमें आई थिंक वी हैव 15 क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग उन 15 क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इन वन को। सो दैट मींस दिस इन दिस वे इंशाल्लाह विल फिनिश दिस सीरीज, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए जहां से भी पढ़ रहे हैं, एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।